हेलो एवरीवन, आई एम सी ए कपिल अहीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसी ग्रोथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर करने का तरीका भी बदल रहा है। हम एक ट्रेडिशनल आरसीसी बेस्ड कंस्ट्रक्शन से मॉडर्न स्टील बेस्ड कंस्ट्रक्शन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और ये कंपनी इसी सेक्टर में ऑपरेट करती है। कंपनी का नाम है इंटराज बिल्डिंग सॉल्यूशंस। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटराज बिल्डिंग सॉल्यूशन करती क्या है। ये एक प्री इंजीनियर बिल्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, राइट फ्रॉम डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन। तो आप ऐसे समझिए कि अगर किसी कंपनी को अपना एक वेयर हाउस या प्रोडक्शन प्लांट बनाना है तो उनके पास दो चॉइसेस है। एक, वो ट्रेडिशनल आरसीसी बेस्ड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एंड सेकंड, दे कैन डू स्टील बेस्ड कंस्ट्रक्शन। तो स्टील बेस्ड कंस्ट्रक्शन करने में क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहली एडवांटेज है टाइम। स्टील बेस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्स 50% लेस टाइम as compared to traditional RCC based construction. Second is cost. जनरली कॉस्ट के बारे में आप देखोगे तो इतना 50 से ज्यादा एडवांटेज नहीं है, बट 20 to 25% अभी भी इट इज सेड दैट स्टील कंस्ट्रक्शन इज मच चीपर देन आरसीसी बेस्ड कंस्ट्रक्शन। ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स की कंस्ट्रक्शन की साइज क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड आपके लिए चीपर है, बट स्टिल इट इज, you can say that 20 to 25% cheaper than your RCC based construction. और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि स्टील बेस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। अगर हम कोई आरसीसी बेस्ड कंस्ट्रक्शन करें और आपको उस प्रोडक्शन प्लांट में या वेयर हाउस में कोई चेंजेस करने हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको वो एंटायर रिजिड स्ट्रक्चर डिमोलिश करके यू हैव टू डू दैट चेंजेस। बट स्टील बेस्ड स्ट्रक्चर में इट इज मच इजियर। So these are top 3 reason why many industrial and commercial companies shift कर रहे हैं steel based construction के तरफ। इंटराज बिल्डिंग सॉल्यूशन 40 ईयर से इंडियन मार्केट्स में ऑपरेट करती है। इनिशियली ये बिल्डिंग मटेरियल सेल करते थे, जैसे कि रूफिंग, सीलिंग, क्लैडिंग सिस्टम्स, एंड उसके बाद दे ट्रांजिशनड इनटू प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग सॉल्यूशंस, जहां पे अब ये एंड टू एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझे तो लार्जली इनके दो बिजनेसेस है। फर्स्ट इज प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग, जहां से इनका लगभग 85% ऑफ द रेवेन्यू आता है, एंड सेकंड इज बिल्डिंग मटेरियल, जो इनका पुराना बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस, जहां से इनको 15% ऑफ द बिजनेस आता है। आज के इस वीडियो में हम भी डिस्कस करेंगे इनके प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग बिजनेस के बारे में, बिकॉज दैट इज अ ग्रोथ इंजन फॉर द कंपनी, और कंपनी का भी फोकस यही है कि इसी बिजनेस पे ज्यादा फोकस करे इन द कमिंग 3 to 5 years, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री टेलविंड्स है और इनको लगता है कि यहाँ पे एक वैल्यू क्रिएट की जा सकती है। तो इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे देन यू विल बी एबल टू नो कि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग सॉल्यूशन होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने हॉस्पिटल भी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, मल्टी स्टोरी, एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर ये स्टील से बनाया हुआ है, ये आरसीसी कंस्ट्रक्शन नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे है फूड प्रोसेसिंग प्लांट, जो फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। देन यू हैव सम ऑफ द डेटा सेंटर जो इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो इस स्लाइड से आपको एक विजुअल मिलेगा कि कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज दिखते कैसे, या कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज है कैसे। अब हम ये समझते हैं कि इनका जो पीईबी बिजनेस प्रोसेस है ये स्टार्ट टू एंड कैसे ऑपरेट करता है। जो पीईबी बिजनेस प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है कस्टमर रिक्वायरमेंट से। फॉर एग्जांपल आप इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कस्टमर को एक वेयरहाउस कंस्ट्रक्ट करना है, वो उस वेयरहाउस के स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट इंटराज के साथ शेयर करता है, जैसे कि वेयरहाउस की टोटल स्पेस क्या है और वेयरहाउस सिंगल स्टोरी है या मल्टी स्टोरी है, ऐसे डिटेल्स वो इंटराज के साथ शेयर करेंगे। जो इंटराज की टेक्निकल और कंसल्टिंग टीम है उस रिक्वायरमेंट को स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे ये अपना एक एस्टिमेशन बनाते हैं। कोई भी ईपीसी प्लेयर या टर्नकी प्लेयर
जब एक प्रोजेक्ट एस्टिमेशन बनाता है उसमें 3 या 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है प्रोडक्ट या मटेरियल कॉस्ट। इनके बिजनेस में 60 to 65% ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट इज स्टील। सेकेंड इज सर्विस कॉस्ट, जैसे कि इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती है, इंटरमीडिएट सर्विसेज इन द प्रोजेक्ट, उसका कॉस्ट ये एस्टिमेट करते हैं। ऑफ कोर्स डिजाइनिंग कॉस्ट, क्योंकि इनका एक यूएसपी है कि ये इन हाउस डिजाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में हम आगे भी काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो डिजाइनिंग कॉस्ट एंड इनके मार्जिन्स, इसके बेसिस पे ये एक एस्टिमेट अपना प्रिपेयर करते हैं और ये कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं। आफ्टर डिस्कशन एंड नेगोशिएशन, जब एक फाइनल कॉस्ट या एस्टिमेट अप्रूव हो जाता है, दे प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट जब इनको स्टार्ट करना होता है तो ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम सेटअप करते हैं, जिस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट इंसेप्शन टू एग्जीक्यूशन सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करे। वंस द डिजाइनिंग इज डन, सो ये स्टार्ट करेंगे अपना प्रोजेक्ट डिजाइनिंग से। सो ये डिजाइन करेंगे कि हम लोगों को कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे फैब्रिकेशन करना है, जो वेयरहाउस हमारा होगा उसका स्ट्रक्चर या रिक्वायरमेंट क्या होगी। और वंस द डिजाइनिंग इज डन एंड अप्रूव्ड, इसके बाद में ये अपनी इंजीनियरिंग या फैब्रिकेशन टीम को वो डिजाइन हैंडओवर करते हैं। सो इंजीनियरिंग या फैब्रिकेशन टीम का जॉब ये है कि उस डिजाइन के हिसाब से इनको वो स्टील स्ट्रक्चर को बनाना है, एंड इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फैब्रिकेशन, मोल्डिंग। सो उस हिसाब से ये अपना स्टील स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद में इस स्टील स्ट्रक्चर को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो आप ये ऐसे समझिए कि ये एक एंटायर बिल्डिंग है, तो ऐसे नहीं है कि ये एंटायर बिल्डिंग ट्रांसपोर्ट होती है। देयर आर मल्टीपल पार्ट्स, जो स्ट्रक्चर है वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और वो जो पार्ट्स है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं साइट पे, जहां पे इनको वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। और जैसे कि हम अपना कंप्यूटर असेंबल करते हैं, उसी तरीके से ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है ये उस साइट पर जाके असेंबल होते हैं एंड वहां पे ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे जब ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, इनकी जो ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है वो प्रोजेक्ट को टेक ओवर करती है, इस स्मॉल पार्ट्स को असेंबल करती है, इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन करने के बाद ये एंटायर प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते हैं कस्टमर को। सो आगे हम डिस्कस करते हैं कंपनी की प्रोडक्शन प्लांट एंड कैपेसिटी। सो इनके जो प्रोडक्शन प्लांट है ये मेनली 3 स्टेट्स में सिचुएटेड है। वन इज उत्तराखंड, सेकेंड इज तमिलनाडु एंड थर्ड इज आंध्र प्रदेश। सो टुगेदर जो इनकी अभी करंट कैपेसिटी है वो है 2 लाख MTPA। ये अपनी कैपेसिटी को MTPA में मेजर करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक साल में कंपनी अपने प्रोडक्शन प्लांट में कितना स्टील इंजीनियर या फैब्रिकेट कर सकती है। और ये 2 नए प्लांट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। वन इज इन खेड़ा, गुजरात, जो ये कह रहे हैं कि जनरली इट विल बी यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस एंड इसका जो टाइमलाइन है कंप्लीशन का वो है Q2 FY27। और सेकंड प्लांट ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, जो है हैवी स्टील स्ट्रक्चर। सो हैवी स्टील स्ट्रक्चर मीनिंग कि अभी ये जनरली एक कॉम्प्लेक्स स्टील स्ट्रक्चर के तरफ मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल मल्टी स्टोरी स्टील स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। तो ये भी जो प्लांट है ये Q2 FY27 तक इनका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सो बाय दैट टाइम अभी जो इनकी 2 लाख MTPA की प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये 2,65,000 हो जाएगी बाय Q2 FY27। जो डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है, कंपनी इसको एक अपना कॉम्पिटिटिव मोड मानती है कि इनके पास मोर देन 160 डिजाइनिंग इंजीनियर्स अवेलेबल है जो कस्टमर को एक्टिवली सपोर्ट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग। एंड सेकेंड इज कि इनके पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी अवेलेबल है। दे हैव क्लोज टू 90 to 100 प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जिनका कोर फोकस ये होता है कि ऑन साइट प्रोजेक्ट को कैसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए एज पर प्लान एंड विद इन द टाइम। सो जब भी हम कोई बिजनेस एनालिसिस करते हैं, उस बिजनेस या कंपनी के बारे में समझना तो इम्पोर्टेंट है ही, बट हमें ये भी समझना चाहिए कि जो कंपनी जिस सेक्टर में या जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है उसका फ्यूचर क्या है, या उस इंडस्ट्री या सेक्टर में क्या हेडविंड्स या टेलविंड्स है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि करंटली जो PEB सेक्टर है वो 3 to 5% मार्केट शेयर कमांड करता है ऑफ द टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। सो अगर 100 इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बन रही है तो उसमें से 95 to 97% बिल्डिंग अभी भी RCC बेस्ड कंस्ट्रक्शन या ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन के मेथड से बन रही है,
और ओनली 3 to 5% ऑफ द इंडस्ट्री इज यूजिंग पीईबी बिजनेस। सो जो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले 3 से 4 साल में ये जो 3 से 5% का मार्केट शेयर है, ये 5 to 7% ऑर्गेनिकली ग्रो करेगा। सो दिस इज वन इंडस्ट्री टेलविंड जो पीवी सेक्टर को सपोर्ट करता है। सेकेंड इज कि इंडिया का जो पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन है, इट इज वेरी लो, इट इज लोअर देन द पियर्स एंड ऑल्सो द ग्लोबल एवरेज। सो फ्यूचर में जाके ये जो स्टील कंजम्पशन पर कैपिटा है, ये इंक्रीज होगा। देर आर ऑल्सो सर्टन PLI एंड गवर्नमेंट स्कीम टूवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो पीईबी सेक्टर को काफी बूस्ट करेंगे। सो दीज आर सम 2-3 पॉइंट्स जो एक टेलविंड सजेस्ट करता है सेक्टर में। नेक्स्ट इज कि ये जो एंटायर पीईबी बिजनेस है, ये ऑर्गेनिकली 10 to 14% कैगर पे ग्रो करेगा इन द कमिंग 3 to 5 ईयर। सो यहाँ पे एक ऑर्गेनिक ग्रोथ भी है। सो अलॉन्ग विद द पेनिट्रेशन इनटू द मार्केट शेयर ऑफ आरसीसी बेस्ड कंस्ट्रक्शन, एक ऑर्गेनिक 10 to 15% का कैगर ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है इन द कमिंग 3 to 5 ईयर्स। सेकेंड इज कि अगर आप देखोगे फ्रॉम द एंटायर पाई चार्ट ऑफ द पीईबी सेक्टर, 55% of the business is done by unorganized players and 45% of the business is done by organized players. So organized sector में generally top 6 players major market share command करते हैं again. So आप इस industry को ऐसे देख सकते हो कि 45% अभी भी organized player से जो business है किया जा रहा है। So in the coming future there will be a shift कि unorganized से organized player की तरफ shift होगा। So these are some 3-4 points जो सजेस्ट करता है कि काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टरल टेलविंड्स है। वन इज कि जो पीबी का मार्केट शेयर है ऑफ द टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, वो इंक्रीज होगा, स्टील कंजम्पशन पर कैपिटा इंक्रीज होगा एंड पीबी सेक्टर में जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर से ऑर्गेनाइज प्लेयर की तरफ शिफ्ट करेगा। जहां पे हम इंटरआज की बात करते हैं तो पीबी स्पेस में ये अभी अप्रोक्सीमेटली 7% मार्केट शेयर कमांड करते हैं और इनका ये कहना है कि करंटली दे आर आल्सो फोकसिंग कि इस मार्केट शेयर को कैसे इंक्रीज किया जाए, बट वी विल सी हाउ इट अनफोल्ड्स। सो अब हम समझते हैं कि कंपनी का गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है। सो जब भी आप कोई बिजनेस या कंपनी स्टडी करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कंपनी का गो टू मार्केट मॉडल क्या है। गो टू मार्केट मॉडल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज एंड कस्टमर तक कैसे पहुंचाते हैं। सो इंटरआज के पास पैन इंडिया में 8 सेल्स ऑफिसेज है जहां पे इनकी जो सेल्स टीम है वो बेस्ड है एंड दे आर कीपिंग अ ट्रैक कि कहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जैसे कि कौन सी इंडस्ट्री में टेंडर आ रहे हैं एंड कौन से कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक B2B रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं ये काफी इंडस्ट्रीज के साथ। उसके साथ साथ ये टेंडर एंड बिडिंग पे भी ट्रैक रखते हैं कि इनके सेगमेंट में कौन से नए टेंडर फ्लोट हो रहे हैं, कौन सी कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है। तो इनकी जो ऑन साइट या ऑन फील्ड सेल्स टीम है इस मार्केट को स्टडी करके इस पे एक टैप रखते हैं। बट इंटरआज के बारे में एक स्पेशल बात यह है कि 82% ऑफ द बिजनेस जो इनका है ये इनको इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर से आता है, जो एक रिपीट बिजनेस है। सो जो कस्टमर्स ऑलरेडी इनसे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या जो कस्टमर्स इनसे कंस्ट्रक्शन करवा चुके हैं वो इंटरआज को अप्रोच कर रहे हैं एंड दिस इज गुड इन अ वे बिकॉज दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क या जो काइंड ऑफ रिलेशनशिप इंटरआज अपने कस्टमर्स के साथ बनाए हुए हैं। एंड इस मॉडल में जनरली इंटरआज को प्रायोरिटी या प्रेफरेंस मिलेगा। सो आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हो कि कंपनी विल हैव अ गुड एडवांटेज कि एक अच्छा मार्जिन कमांड कर पाए। एंड सेकंड जो 18% ऑफ बिजनेस है ये इनका टेंडर एंड बिडिंग के थ्रू आता है। सो जैसे कि जो इनकी ऑन साइट या ऑन फील्ड सेल्स टीम है वो ट्रैक करती है कि कौन सी इंडस्ट्री में या कौन से कस्टमर्स को क्या कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ये टेंडर एंड बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना कॉस्ट एस्टिमेशन फ्लोट करते हैं एंड वंस दे आर सिलेक्टेड एंड द प्राइस इज करेक्ट दे विल गेट द टेंडर। बट इस इंडस्ट्री में एक डिफरेंट चीज ये भी है बिकॉज इट इज वेरी नीश एंड टेक्निकल, नॉट द एंटायर थिंग इज डिपेंडेंट ऑन द कॉस्ट। सो इस इंडस्ट्री में ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी क्या डिजाइन कैपेबिलिटीज ऑफर करती है, कंपनी की ऑन साइट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्किल्स कितनी अच्छी है। तो इट इज अ वेरी गुड मिक्सचर ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स। तो इसमें आपको ये समझना है कि नॉट एंटायरली कॉस्ट बेस्ड पे इनको टेंडर मिलेगा। इनके पास जो
डिजायरेबल कैपेबिलिटीज है वो भी होनी चाहिए, एंड इफ ऑल द पैरामीटर्स आर मीटिंग दे विल गेट द टेंडर। अब हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जहां तक कंपनी की रेवेन्यू की बात है तो इन द पास्ट 3 इयर्स इन्होंने एक 20% कैगर दिखाया है। देयर रेवेन्यू हैज इंक्रीज फ्रॉम 835 crores in FY22 to 1453 crores in FY25। तो 20% का कैगर इज अ वेरी गुड ग्रोथ। बॉटम लाइन की जब बात करें तो इनका जो EBITDA FY22 में वाज 4.4%, वहां से ये ग्रो किया है रफली अबाउट 8.5%। एंड फ्यूचर में मैनेजमेंट की कमेंट्री ये है कि ये डबल डिजिट में भी अपना EBITDA मार्जिन देख सकते हैं, एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू प्रोबेबली पुट इट इन डबल डिजिट्स। रिसेंट परफॉर्मेंस की जहां पे बात करें तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड हाफ ईयर दोनों का जो रिजल्ट अभी कंपनी ने रिलीज किया है तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और काफी ग्रोथ देखी गई है ऑन ऑल द 3 फ्रंट्स। वन इज रेवेन्यू काफी अच्छे से ग्रो किया है, रफली हाफ ईयर का आप कंपैरिजन करोगे तो 40% से रेवेन्यू ग्रो किया है। देयर इज ऑल्सो एन एक्सपेंशन इन द मार्जिन, और मार्जिन की जब हम बात करें तो बोथ EBITDA एंड पैट दोनों में काफी अच्छा एक्सपेंशन है। रिटर्न रेशियोज अगर हम डिस्कस करेंगे तो जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये अबाउट 18% है, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है। अगर आप इसको देखोगे तो ये रिटर्न रेशियो डिप किया है। इसका मेन रीजन ये है कि कंपनी रिसेंटली काफी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है। दैट इज वन बिग फैक्टर कि क्यों इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या ROE डिप किया है, विच इज जनरली सीन एज अ टेम्पररी फेज। जब ये कैपेक्स इनका कंप्लीट होगा और वो कैपेक्स इनका रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट करेगा, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द रिटर्न रेशियो शुड आल्सो क्लाइंब अप। जहां तक हम डेट पोजीशन की बात करें तो कंपनी के पास अभी कोई भी डेट नहीं है, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग क्योंकि कंपनी एक कैपिटल इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, और कैपिटल इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी एक काफी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है एंड विद नो डेट। इट इज अ वेरी गुड साइन। एज ऑन सितंबर जो कंपनी के पास काफी अच्छे कैश रिजर्व्स है, एंड दे हैव अराउंड 143 crores ऑफ कैश रिजर्व। सो अगर आप इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जैसे कि P&L परफॉर्मेंस देखेंगे या कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, सो बोथ लुक क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग एट द मोमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी ने जो भी अपना अभी कैपेक्स किया है इन द पास्ट, ऑल हैव बीन थ्रू इंटरनल अक्रूवल, और जो करंटली इन्होंने IPO प्रोसीड्स भी यूज किए थे तो एंटायर प्रोसीड जो है इन्होंने वो भी कैपेक्स के लिए लगाए हैं। इन द पास्ट कंपनी ने कोई भी इक्विटी डाइल्यूशन नहीं किया है या कोई भी शेयर्स इनके प्लेज नहीं है। कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी भी कंपनी की काफी अच्छी है। जहां पे हम इनका फ्यूचर ग्रोथ या टारगेट के बारे में डिस्कस करें, दे आर एक्सपेक्टिंग कि FY27 एंड FY28 ये 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो करेंगे 20% के कैगर पे। इन्होंने ये भी बोला है कि इन द कमिंग 2 इयर्स ये 2000 crore क्रॉस करेंगे। हालांकि अगर आप इनका जो ग्रोथ है या ग्रोथ रन रेट देखेंगे, दे विल इवेंचुअली कंप्लीट इट मच बिफोर दैट। बट मैनेजमेंट एक काफी कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलता है अपने कॉन कॉल्स में भी, एंड उन्होंने एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट दिया है कि 20% इज समथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट कि ये बिजनेस 20% से ग्रो करेगा। जहां तक EBITDA की बात है, अभी 8.5% है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट जो EBITDA है दैट विल बी क्लोज टू 10%, बट इस साल नहीं, मे बी नेक्स्ट ईयर। यू कैन एक्सपेक्ट दैट FY27 एंड 28 में क्लोज टू 10% EBITDA एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज अ गुड थिंग फॉर इन्वेस्टर क्योंकि यहाँ पे एक रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ मार्जिन एक्सपेंशन भी दिख रहा है। कंपनी की जो हम ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, देयर आर थ्री पिलर्स जिसपे ये अपनी बेट ले रहे हैं। फर्स्ट इज कि ये सनराइज सेक्टर्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। जैसे कि सेमीकंडक्टर प्लांट हो गया, डेटा सेंटर्स हो गए, जो रिन्यूएबल सेक्टर है, इस सेक्टर्स की तरफ फोकस कर रहे हैं जहां पे एक गुड टेलविंड है फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से काफी स्कीम्स एंड PLI सपोर्ट भी है। तो एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है कि इस सेक्टर में काफी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एंड कंपनी का फोकस भी अभी यही है कि इस सेक्टर से ये नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करें। जो सेकंड ये है कि ऑफ कोर्स इनकी जो करंट कैपेसिटी है 2 लाख MTPA की, इसको ये एक्सपांड करके 265 MTPA बनाएंगे,
एंड उसमें ये फोकस कर रहे हैं कि वन हैवी स्टील स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे एंड सेकंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी ये फाइंड आउट करेंगे। हालांकि मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट कि डोमेस्टिक डिमांड ही इतनी है कि इनको एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड रहने की या उसको काफी एग्रेसिवली स्काउट करने की अभी करंटली जरूरत नहीं है, बट फ्यूचर में जाके इन द कमिंग 3 to 5 years एक्सपोर्ट इज ऑल्सो अ गुड मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन जनरली बेटर रहेंगे। यू कैन एक्सपेक्ट दैट 3 to 5% बेटर मार्जिन होते हैं एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स में एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक। बट करंटली इनके पास डोमेस्टिक ऑर्डर्स ही काफी अच्छे हैं कि देर इज नो इमीडिएट नीड कि इनको एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी सर्च करनी पड़े। अब हम डिस्कस करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, और कंपनी का मैनेजमेंट समझना, कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी समझना काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम कंपनी का मैनेजमेंट देखेंगे तो एक काफी अच्छा बैलेंस है बिटवीन प्रमोटर ड्रिवन एंड प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। इनके जो करंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, दे हैव प्रमोटर्स एंड एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी है हु आर टेक्नोक्रेट्स एंड एक्सपर्ट ऑफ द इंडस्ट्री, जिनको इंडस्ट्री में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। Good people in finance also. So management looks quite balanced and इनकी एक अच्छी बात यह है कि दे आर वेरी कंजर्वेटिव एंड जितने भी इनके कॉन कॉल्स हुए हैं दे आर वॉकिंग द टॉक। जो भी इनके डिलीवरेबल्स थे वो उन्होंने फुलफिल किए। रादर इनका ऐसा है कि अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, कि अभी भी कंपनी ने इतना अच्छा रिजल्ट अनाउंस किया, उसके बाद भी मैनेजमेंट ने कोई अग्रेसिव गाइडेंस नहीं दिया एंड दे आर वेरी कंजर्वेटिव कि जो हमने पहले बोला था कि 20% से रेवेन्यू ग्रो करेगा, अभी भी वही हम गाइडेंस मेंटेन करेंगे। तो मैनेजमेंट लुक्स क्वाइट कंजर्वेटिव एंड बैलेंस्ड। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वैल्यूएशन। जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो इस सेक्टर के लिए जो राइट वैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो है ईवी बाय ईबीडीए। करंट कंपनी का ईवी बाय ईबीडीए इज रफली अबाउट 25 एंड जब आप इसको इनके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करोगे, जैसे ईपैक प्रीफैब है, पेनार इंडस्ट्री है, तो इससे जब आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि डेफिनेटली इंटराज की जो वैल्यूएशन है इट इज अ लिटिल प्रीमियम। अगेन सब्सटैंशियल प्रीमियम नहीं है बट इट इज एट अ लिटिल प्रीमियम। जैसे आप इनके कंपनीज के बिजनेस मॉडल समझोगे देन यू कैन ऑल्सो सी दैट इट इज जस्टिफाइड, बिकॉज दो इंटराज सेम इंडस्ट्री में है बट इनका जो बिजनेस मॉडल है या जो क्वालिटी ऑफ वर्क है इट इज अ लिटिल डिफरेंट। इसीलिए मार्केट इनको रिवॉर्ड कर रहा है एक हायर वैल्यूएशन से एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। किसी भी बिजनेस को जब हम एनालाइज करते हैं या किसी भी कंपनी को हम समझते हैं, हमको डेफिनेटली ये समझना है कि इस इंडस्ट्री में, कंपनी में या इस बिजनेस में क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। इंटराज के साथ जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि ये एंटायर इंडस्ट्री और बिजनेस डिपेंडेंट है कैपेक्स साइकिल पे। और उसमें भी प्राइवेट कैपेक्स। अगर आप देखते हैं कि प्राइवेट कैपेक्स स्लो डाउन हो रहा है, डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जैसे ही कैपेक्स साइकिल नीचे जाएगी या कैपेक्स कम होगा, इनकी जो यूटिलाइजेशन लेवल है कम होने चालू हो जाएंगे, इनकी जो ऑर्डर बुक भी कम होगी, दे विल हैव अ फिक्स एक्सपेंस, मार्जिन श्रिंक होगी एंड यू विल सी कि ये कैपेक्स साइकिल इस बिजनेस को पूरा टर्न कर देगा। तो हमको ये कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है कि ये जो कैपेक्स साइकिल है, प्राइवेट कैपेक्स साइकिल शुड बी इन अ गुड कंडीशन। सेकेंड इज रॉ मटेरियल, क्योंकि 60 to 65% ऑफ द बिजनेस, ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है कंपनी का, दैट इज बेसिकली स्टील। तो अगर स्टील प्राइसेस आर गोइंग टू हाई तो आप देखोगे कि कंपनी के मार्जिन श्रिंक होंगे, क्योंकि कंपनी अभी एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है। तो अगर स्टील प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसका कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट होगा। एंड थर्ड इज कंपटीशन। कंपटीशन के बारे में अब देखेंगे तो नए प्लेयर्स डेफिनेटली काफी एंटर हो रहे हैं मार्केट में, बट अभी भी आप देखोगे तो ये एक ब्लू ओशन मार्केट है, इट इज नॉट येट अ रेड ओशन मार्केट। क्योंकि जो लेटेस्ट कॉन कॉल भी आप देखोगे तो मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट कि इस सेक्टर में या इस इंडस्ट्री में टेलविंड इतने हैं कि अगर कंपटीशन आएगा भी तो एवरीबडी विल हैव द बिजनेसेस टू ग्रो। अनलेस ये मार्केट सैचुरेट होता है या मार्केट की ग्रोथ स्लो होती है, then you can see that this market will shift from a red ocean to from a blue ocean to red ocean. But अभी भी अगर आप देखोगे तो penetration in the entire market share is 3 to 5%, और
कंपटीशन की आप बात करोगे तो 6 ही ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है, सो स्टिल देयर इज एम्पल रूम कि अभी भी इसमें कट थ्रोट कंपटीशन एटलीस्ट इन द कमिंग 2 to 3 years एक्सपेक्टेड नहीं है, बट वी हैव टू कीप ट्रैकिंग कि what are the new competitors and are they having better capabilities than Interaj. Last is execution and operational capabilities. So कंपनी का जो इंटरनल एग्जीक्यूशन या ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है ये भी डिटरमाइन करती है कि उनको कैसे कस्टमर्स रिपीट बिजनेस देते या नहीं देते, या इंडस्ट्री में उनकी रेपुटेशन कैसी है. करंटली इंटराज इज मैनेजिंग दिस थिंग वेल, बट हमको ये भी देखना है कि किसी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेलियर या कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में इनके सिग्निफिकेंट डिलेज होते हैं, वी नीड टू कीप मॉनिटरिंग. इसी के साथ हम इंटराज बिल्डिंग सोल्यूशन का एनालिसिस कंप्लीट करते हैं. आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. सो कोई भी नया बिजनेस या कोई भी नई कंपनी जब मैं वीडियो लेके आऊंगा आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी. सो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर.